हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं गगन कपूर एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। जानता हूं आप सब लोग थोड़े से नाराज भी होंगे कि सर क्लास बहुत देरी से आ रही है, पर क्या कर सकते हैं। कोविड सिचुएशन चल रही है, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगा रखा है, तो घर से काम होता ही नहीं है। रिकॉर्डिंग करने के लिए ऑफिस आना ही पड़ता है। अब मैं आज मजबूरी में आया हूं, ऑफिस खोला है तो कुछ एक दो क्लास बनाऊंगा, परंतु आप लोगों को थोड़ा सा कोऑपरेट करना होगा। तो आज हम क्या करेंगे, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अभी तक हमने छोटे छोटे कंसेप्ट सीखे हैं उन सबको मिला करके अब हम एक ही क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो यहां पर आपकी की पूरी रिवीजन लगेगी, पूरी की पूरी कंसंट्रेशन आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाकर के ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन एग्जाम में आपसे बनेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं, टाइम क्यों वेस्ट करना। हमारी बुक में ये क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर आगे तक आई थिंक 57 नंबर क्वेश्चन तक ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हैं, जिसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के साथ साथ आपको बैलेंस शीट भी बनानी होती है, तब जाके हमारा एक कंप्लीट फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन बनता है। तो ये लेंदी होते हैं, टाइम लेते हैं। मैं बहुत कोशिश करूंगा अभी तो आपके साथ एक क्लास में मैक्सिमम 2 क्वेश्चन कर सकता हूं, और टोटल 12 क्वेश्चन आपकी बुक में दिए हुए हैं अनसॉल्व। तो इसको करने के लिए मुझे 6 क्लासेस चाहिए, और आप समझ सकते हैं कि मैं सारे क्वेश्चंस नहीं करवा पाऊंगा। तो कुछ 2-4 क्वेश्चंस सिलेक्टिवली मैं आपको करवा दूंगा, और बाकी आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। हो सकता है आप प्रैक्टिस करें तो आपसे पहली बार में बैलेंस शीट मैच ना हो सकता है कि आपसे बुक का आंसर मैच ना हो, मेरे से भी हो सकता है मैच ना हो, परंतु हम घबराते नहीं हैं और हम प्रैक्टिस करते जाते हैं, और हमें पता है कि धीरे धीरे हम इसमें परफेक्ट हो जाएंगे। तो आपको भी घबराना नहीं है। आंसर नहीं मिला तो पैनिक नहीं होना कि भाई मेरे आंसर गलत है, बुक के आंसर भी गलत होंगे, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए बातें ज्यादा क्या करनी है, मैं आपको समझाता हूं। हम यहां पर ये लीजिए, ये हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चंस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट टुगेदर विद बैलेंस शीट। ठीक, ओके। नाउ हमारे पास सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि आपको फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑफ प्रीमियर क्लब एंड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड March 21 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाइए और बैलेंस शीट बनाइए, लेकिन मैं आपको बता दूं इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको एक और बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड एज ओपनिंग बैलेंस शीट। तो यानी क्वेश्चन में 3 डॉक्यूमेंट्स या 3 स्टेटमेंट्स बनेगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्लोजिंग बैलेंस शीट और ओपनिंग बैलेंस शीट। तो वो मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन में कौन सी इंफॉर्मेशन कहां जाएगी ये आपको समझना पड़ेगा, और कौन सी इंफॉर्मेशन मिसिंग है उसको कैसे ढूंढा जाए ये भी आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, डरा नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं कि थोड़ा सा टेक्निकल है। अगर आप चाहेंगे कि सर एक तरीके से बात बता दो तो इतना आसान भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46, तो मैं सोचता हूं चलिए क्वेश्चन 46 से ही स्टार्ट कर देता हूं। क्या हो गया, वैसे मैं इसे होमवर्क में देना चाह रहा था, मैंने कहा चलो बच्चों को होमवर्क दे देते। क्वेश्चन नंबर 46 हमें बनाना है एक तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग डेट डाल दीजिएगा। मैं इसलिए नहीं डाल रहा क्योंकि मैं इन क्वेश्चंस को हो सकता है नेक्स्ट ईयर भी यूज कर लूं ना, इसलिए मैं नहीं डाल रहा। हाँ, स्टूडेंट को लगता है कि सर वीडियो बनाना इतना आसान है, इतना आसान भी नहीं होता ना। तो हमारे मेन आंसर में एक तो बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना स्पेस छोड़ना है ये क्वेश्चन को देख के अंदाजा लग जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली एक क्वेश्चन पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लेते हैं, और नेक्स्ट पेज पर हम हाफ पेज पर क्लोजिंग बैलेंस शीट और हाफ पेज पर ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। तो हम जनरली स्टूडेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए ना, अगर आप रजिस्टर यूज कर रहे हैं ना, तो रजिस्टर के एक पेज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए, और इसके ऑपोजिट वाले पेज पर हाफ पेज पर आप क्लोजिंग बैलेंस शीट और नीचे हाफ पेज पर ओपनिंग बैलेंस शीट। अब बच्चे कई बार क्या करते हैं, वो ऐसे बना लेते हैं कि सर इस पेज पे बनाऊंगा और फिर इस पेज पर बनाऊंगा, तो ऐसे पेज पलटने का काम करेंगे तो गलती हो जाएगी। इसीलिए आमने सामने के 2 पेजेस को आपको यूज करना है। ओके,
तो एक पेज पर आप लीजिएगा और फिर हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च, क्लोजिंग डेट डाल दीजिएगा जो कि हमारे क्वेश्चन में है 21। ओके, ये तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है, प्लस इसके साथ साथ आप यहां लिख सकते हैं वर्किंग नोट्स। और वर्किंग नोट क्या, मेन आंसर के पार्ट में ही बना देते हैं। चलिए हम यहां बना देते हैं बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2020, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस शीट है। तो रियल लाइफ में तो बेटे ओपनिंग बैलेंस शीट हमेशा हमेशा अवेलेबल होती है, लेकिन ये क्वेश्चन के अंदर हमें मजबूरी में बनानी पड़ती हैं। और इसे आप एज अ पार्ट ऑफ वर्किंग नोट भी समझ सकते हो। क्यों वर्किंग नोट समझ सकते हो? क्योंकि हम लास्ट ईयर के फाइनल अकाउंट्स बन चुके हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट भी जरूर बनी होगी, लेकिन क्वेश्चन हमें देता नहीं है। वो कहता है मैं आपकी नॉलेज चेक करना चाहता हूं, आप बनाओ, खुद बनाओ। तो हमें खुद बनानी पड़ रही है। ओके, तो क्वेश्चन में एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होगा और 2 बैलेंस शीट होंगी। एक मेन बैलेंस शीट होगी क्लोजिंग और एक बैलेंस शीट होगी ओपनिंग। आप चाहें तो उसे वर्किंग नोट भी लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। इन छोटी छोटी बातों से ज्यादा हमने कंसंट्रेशन करनी है कि हमारा क्वेश्चन ठीक से बनना चाहिए, क्योंकि अगर कोई इंफॉर्मेशन स्किप हुई तो इसका मतलब आपका आंसर मिलने नहीं वाला। नाउ पहले हम एडिशनल इंफॉर्मेशन को पढ़ेंगे। यहां लिखा है क्लब हैज 50 मेंबर्स ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 500। कई बार ना तो क्वेश्चन एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको बैलेंस शीट बता देगा, और कई बार ना वो आपको इस तरीके से पैराग्राफ फॉर्म में बताएगा। तो आपने ध्यान से पढ़ना है। नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, आपको मैंने सब्सक्रिप्शन में बताया था कि जब भी नंबर ऑफ मेंबर्स गिवन हो, अमाउंट ऑफ एनुअल सब्सक्रिप्शन गिवन हो, तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन मिसिंग है जो आपको ढूंढनी है। देखिए आपको कितनी याद है। सबसे पहले हम निकालेंगे अपनी सब्सक्रिप्शन इनकम। सब्सक्रिप्शन इनकम हमारी निकल करके आएगी नंबर ऑफ मेंबर्स, 50 मेंबर्स हैं, इनटू अमाउंट ऑफ एनुअल सब्सक्रिप्शन इनटू 500 पर एनम। तो 50 इंटू 500 ये हो गया 25,000। जब भी आपको नंबर ऑफ मेंबर्स और अमाउंट ऑफ एनुअल सब्सक्रिप्शन गिवन हो, तो मेरी बात अगर आपको याद है तो मैंने आपको बताया था कि आपको करना क्या होता है, इसमें से माइनस करना होता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर करंट ईयर ओनली। अब ये हमारी करंट ईयर की सब्सक्रिप्शंस हैं 20,000। इसका मतलब 25,000 मेरी इनकम होनी चाहिए थी, 20,000 मुझे मिल गई है। अगर कोई एडवांस बिगिनिंग था तो ठीक है, अदरवाइज ये सारा का सारा कहलाएगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। ध्यान से सुना, नोट कर लो। अगर एडवांस बिगिनिंग दिया हुआ है तो वो और माइनस होगा, ठीक है, ये बात मैंने कई बार बताई हुई है। तो ये हमारी सर 5,000 हो गई। इसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। इनकम फॉर करंट ईयर थी, जिसमें से सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर करंट ईयर हमने माइनस की। तो जो आंसर भी हमारे पास आएगा वो भी आएगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। सर ठीक है, तो आपने एक एक इंफॉर्मेशन को अपने माइंड में प्रोसेस करना है, ये मेरी आदत है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमें तो रटवा दिया करो। तो रटने का पॉइंट ये था कि जब भी नंबर ऑफ मेंबर्स और अमाउंट ऑफ एनुअल सब्सक्रिप्शन गिवन हो तो आपने कैलकुलेट करना है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड फॉर करंट ईयर या सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, ये आपने निकालना है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई हुई है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2000 वर 6,000। वो कह रहा है कि बिगिनिंग में आपकी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग थी 6,000। तो मैंने कहा चलो इस इंफॉर्मेशन को साथ ही साथ डाल देते हैं।
मैं गया अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट में और अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट में मैंने यहां पे लिखा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 6000। मुझे बताइए क्या ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? अगर सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग थी 6000, तो फिर सर ये सब्सक्रिप्शन मुझे करंट ईयर में रिसीव हुई होंगी। देखिए यहां क्वेश्चन में जाऊं तो मुझे लिखा हुआ है कि लास्ट ईयर की रिसीव हुई है आपको 5000। ओके, इसको याद रखिएगा। मिलनी चाहिए थी 6000, मिली है 5000, इसका मतलब 1000 एंड में पिछले साल वाली आउटस्टैंडिंग है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऑन 31 मार्च 2021 सैलरीज आउटस्टैंडिंग अमाउंटेड टू 2000, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस शीट में वो आपको कुछ और फिगर्स बता रहा है। आइए, क्लोजिंग डेट पे कह रहा है कि आपकी सैलरीज आउटस्टैंडिंग है कितनी? 2000। ओके, फिर वो कह रहा है सैलरीज पेड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 इंक्लूडेड 6000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, यानी करंट ईयर में हमने पिछले साल की सैलरीज आउटस्टैंडिंग भी दी हैं, तो यानी यहां पर भी लिख दूं सैलरीज आउटस्टैंडिंग 6000। ओके, ऑन 31 मार्च सैलरीज आउटस्टैंडिंग अमाउंटेड टू 2000, ये तो साफ साफ कह रहा है आउटस्टैंडिंग एट द एंड है। फिर कह रहा है सैलरीज पेड इन द करंट ईयर में आपने सैलरी पे की है जिसमें से 6000 प्रीवियस ईयर की है, यानी सैलरीज से रिलेटेड आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग और आउटस्टैंडिंग एंड ये दोनों बातें हैं। तो आप यहां पर ना सैलरीज पर एक छोटा सा मार्क लगा लीजिए। ओके, फिर कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2020 क्लब ओन्ड बिल्डिंग वैल्यूड एट 2 लाख, फर्नीचर 20,000, बुक्स 20,000। इसका मतलब आपके पास ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या क्या है? क्लब की बिल्डिंग है 2 लाख, क्लब की फर्नीचर है 20,000, बुक्स हैं 20,000। अब देखिए, और फिर वो कह रहा है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10%। तो फर्नीचर यहां पर आपके पास ओपनिंग बैलेंस शीट में है, इस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। डेप्रिसिएशन जो लगेगा वो क्लोजिंग बैलेंस शीट के लिए दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए नहीं दिया हुआ। ठीक है, नाउ अब सर ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है इसको हम बेसिकली कोशिश करते हैं दो जगहों पर ट्रीट करने की, लेकिन यहां पर कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल मैं आपको नहीं कह सकता, आपको सब कुछ संभल के चलना है। कैसे करेंगे? आराम से। पहले मैंने ये इंफॉर्मेशन पढ़ी और इस इंफॉर्मेशन को जहां तक प्रोसेस कर सकता था प्रोसेस किया। अब मैं यहां से लेता हूं रिसिप्ट साइड में। मुझे बताएं कि रिसिप्ट साइड में ये बैलेंस ब्रॉट डाउन क्या होता है? ये होता है सर ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक, और कैश एंड बैंक बैलेंस शीट का आइटम है। तो आप यहां पर जाइए और अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट में यहां पर लिख दीजिए कैश कितना? 7000। एक बात अपने पास नोट कर लीजिए कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो भी इंफॉर्मेशन है उसे मैं एक ही जगह प्रोसेस करूंगा। इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस 7000 मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख दिया, बात खत्म हो गई, खत्म। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट आइटम के ऊपर। नेक्स्ट आइटम है सर सब्सक्रिप्शन। तो सर सब्सक्रिप्शन के अंदर मेरे पास पिछले साल की सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है 5000, बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन कह रहा था कि लास्ट ईयर की हमारी जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग थी वो थी 6000। सोचिए अपने माइंड में, बैलेंस शीट कह रही है कि लास्ट ईयर का अमाउंट आउटस्टैंडिंग था 6000, क्वेश्चन कह रहा है कि जिसमें से आपको मिला है 5000, इसका मतलब 1000 स्टिल आउटस्टैंडिंग है। तो मैं यहां जाऊंगा अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट में और यहां लिखूंगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। प्रीवियस ईयर का 1920 का आउटस्टैंडिंग है 1000। सर ये 5000 कहां गया? 6000 में माइनस हुआ और 1000 क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ गया। यानी ओपनिंग बैलेंस शीट में जो होता है वो हमारे क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी आता है, लेकिन उसमें एडजस्टमेंट हो जाती है।
फिर सर 2021 के लिए हमने वर्किंग नोट नंबर 1 बनाया था जिसमें हमारा आउटस्टैंडिंग का अमाउंट था 5000। ये देखिए, ये था ना हमारा 5000, ये हमारा करंट ईयर का था। और फिर इसमें हम स्टिल आउटस्टैंडिंग जो प्रीवियस ईयर वाला होता है वो ऐड कर देते हैं। वो हमने क्वेश्चन में कैलकुलेट किया 1000, तब जाके वो बना 6000। लेकिन मैं इसको यहां नहीं लिखूंगा क्योंकि मैंने बैलेंस शीट में ऐसे अलग अलग इसको प्रेजेंट किया है। ओके, ये बन गया मेरे पास कितना, 6000। फिर सर क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास करंट ईयर में नेक्स्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई थी 4000। तो मैं इसे क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाके लिखूंगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 4000। फिर लिखा हुआ है हायर ऑफ ग्राउंड 14000, तो ये इनकम में चला जाएगा। ये हमारी इनकम साइड है और यहां लिखेंगे बाय हायर ऑफ ग्राउंड, मतलब आपने अपना जो क्लब का ग्राउंड है उसको किराए पे दिया होगा और आपको ये रेंट मिला 14000 और इससे रिलेटेड कोई आउटस्टैंडिंग या कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट्स, यहां लिखा हुआ होना चाहिए था रिसिप्ट्स, लेकिन सरप्लस लिखा हुआ है। तो सरप्लस लिखा है तो इसका मतलब सारा ये फाइनल अमाउंट है, सीधा का सीधा यहां लिख दीजिए सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट्स 8000। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स 2000। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो भी दिया है उसे लेना है, एक बार हमने प्रोसेस करना है। अब आते हैं सर सैलरीज के ऊपर, तो यहां लिखिए सैलरीज। आपको पता होगा कि सैलरीज से रिलेटेड बातें नीचे दी हुई थी, इसलिए सैलरीज का अमाउंट फाइनल नहीं है, इसे इनर कॉलम में ले आएंगे 28000। एड आउटस्टैंडिंग एंड माइनस आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग। तो आपके पास सैलरीज आउटस्टैंडिंग एंड में थी 2000 और सैलरीज आपके पास बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग थी 6000। ये दोनों कहलाएंगी एडिशनल इंफॉर्मेशन, और एडिशनल इंफॉर्मेशन दो जगह पर दिखानी होती है। एक बार तो हमने यहां पर प्लस या माइनस कर दी और एक बार ये अपनी बैलेंस शीट में जाएंगी। तो आप देखिए बैलेंस शीट में लिखा हुआ है, ये देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी सर ये लिखा हुआ है एंड का, ये लिखा हुआ बिगिनिंग का। तो सर ये हो गया हमारे पास कितना 24000। जनरल एक्सपेंस, सर जनरल एक्सपेंस के बारे में क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा था, कोई एडिशनल पॉइंट नहीं था आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड का, तो हम सीधा इसको बाहर लाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 4000। अब यहां लिखा हुआ है बुक्स 10000। ओके, तो यहां पे लाएंगे हम बुक्स, ओपनिंग बैलेंस था 20000, एड परचेज की है बुक 4000, और क्योंकि क्वेश्चन में बुक्स के रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया तो ये हो जाएगा 24000। क्लियर है? अगर क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन होती बुक्स के रिगार्डिंग तो डेप्रिसिएशन को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट कर देते। फिर सर न्यूज़पेपर्स, आइए जी न्यूज़पेपर के पास चलें। न्यूज़पेपर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन इसके बारे में नहीं है तो सीधा खर्चे में दिखा देंगे। बैलेंस शीट ये है कैश या बैंक बैलेंस, तो यहां लिखेंगे कैश एंड बैंक बैलेंस 4000। तो यहां से चलते हुए हमने सभी इंफॉर्मेशन को एक जगह लिख लिया। अब हम चलेंगे और हम क्वेश्चन से पूछेंगे कि भाई क्लब हैज 50 मेंबर्स पेड एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 500, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो चुकी है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का भी मैंने ट्रीटमेंट कर दिया है। हालांकि सब्सक्रिप्शन के ट्रीटमेंट करने के एक से ज्यादा मेथड हो सकते हैं, इसलिए अगर आपको किसी और तरीके से लगता है तो जैसे मर्जी कीजिए, आंसर वही आएगा।
सैलरीज आउटस्टैंडिंग एंड हो चुका है, 2 जगह ट्रीटमेंट हो चुका है। सैलरीज आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, इसका ट्रीटमेंट 2 जगह हो चुका है। ऑन 1 अप्रैल क्लब ओन्ड बिल्डिंग 2 लाख एंड फर्नीचर 20,000। ओके, तो हम यहां पर थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। स्पेस टूल का है, ओके। बिल्डिंग ओपनिंग में कितनी थी? 2 लाख। पेमेंट साइड पे हमने बिल्डिंग ना परचेज किया है, रिसिप्ट साइड पे ना बिल्डिंग हमने सेल की है, और क्वेश्चन में इसके बारे में डेप्रिसिएशन की जानकारी नहीं है, तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में एज इट इज आ जाएगा। फिर हम बात करेंगे फर्नीचर की। फर्नीचर हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था 20,000 और क्वेश्चन कह रहा था कि आपको इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10%, तो वो होगा 2,000, ये आएगा यहां पर 18,000। तो यहां पर दिखाया जाता है टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2,000। तो ध्यान ये रखना है कौन सी एडिशनल इंफॉर्मेशन है और उसे 2 जगह दिखाना होता है। जैसे डेप्रिसिएशन एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ था तो उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट कर दिया और एसेट में से माइनस कर दिया। अब सर हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन लिख लिया है और अगर हमने सभी इंफॉर्मेशन सही जगह पर पोस्ट कर दी है तो हमारा आंसर अब मैच करेगा। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले जाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट के ऊपर, और ओपनिंग बैलेंस शीट को बनाने के पीछे एक ही पर्पस था, वो था कैपिटल फंड का बैलेंस ढूंढना। यहां लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। चलिए 6,000 प्लस 2 लाख प्लस 20, 20, 40 और 7, 47,000, ये हो गया 2 लाख। 53,000 माइनस 6,000, बैलेंसिंग फिगर हो गई 2,47,000। ये जो कैपिटल फंड आपको मिला है ये आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा। कैपिटल फंड ओपनिंग बैलेंस 2,47,000। ठीक है, नॉर्मली बच्चों का क्वेश्चन में कैपिटल फंड आ जाता है, खुश हो जाते हैं कि सर हमारा ओपनिंग कैपिटल फंड आ गया, और बाकी भी धीरे धीरे आएगा, थोड़ा सा समय लगाएगा। अब यहां पर इसका टोटल करेंगे और ये चेक करेंगे। मुझे दिखाई दे रहा है कि मेरी डेबिट साइड हैवी है, यानी क्वेश्चन के अंदर मुझे जो है लॉस होने की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। ओके, तो लॉस होने की पॉसिबिलिटी क्यों दिखाई दे रही है? सर आपने सब्सक्रिप्शन की इनकम तो दिखाई नहीं। ओ माय गॉड, मैंने सब्सक्रिप्शन की इनकम दिखाई ही नहीं, भूल ही गया। चलो कैसे दिखाऊं? या तो लेंगे 20,000 सब्सक्रिप्शन है प्लस 5,000 आउटस्टैंडिंग है, या ऐसे ले लेंगे, या सीधा वर्किंग नोट नंबर 1 में जो आपने किया था 50 मेंबर्स हैं और हर एक मेंबर 500 रुपीज दे रहा है, ऐसे निकाल लेंगे। या फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर करंट ईयर प्लस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 20,000 प्लस 5,000। और भी तरीके हो सकते हैं, मैंने आपको दिखाया, कोई भी एक तरीका जो आपको ठीक लगता हो उससे आप इनकम दिखा दीजिए। हमें लगता है सबसे आसान तरीका क्या है? नंबर ऑफ मेंबर्स इनटू अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन पर एनम। या फिर सर अगर मैं वो पूरा मेथड लगाऊं, टोटल रिसीव्ड कितना था, एड आउटस्टैंडिंग एंड एड माइनस आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, तो भी आप कर सकते हैं। तो उस केस में आप ऐसे करेंगे, इन सब का टोटल लेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 29,000 एड आउटस्टैंडिंग फॉर एंड 6,000 माइनस आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग 6,000 और माइनस एडवांस एट द एंड 4,000। तो मैंने आपको हर पॉसिबल तरीके से लिख के दिखाया, लेकिन एग्जाम में आपको एक ही तरीके से करना है। हर एक केस में आंसर हमारा सेम ही आने वाला है, आंसर हमारा चेंज नहीं होगा। चलिए 14,000 प्लस 8,000 प्लस 2,000 और प्लस 25,000, ये हो गया 49,000।
यहां लिखेंगे टू सरप्लस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। 49,000 में से माइनस करेंगे 24,000 और फिर 20,000, ये आपका आ गया 5,000। ये सरप्लस यहां पर ऐड हो जाता है, ऐड सरप्लस, तो ये हो जाएगा 2,52,000। और अगर हमने सब कुछ सही डाला है तो ये हमारी बैलेंस शीट मैच कर जाएगी। ये टोटल आ गया 2,58,000 और वहां पर आ गया 6,000 प्लस 24 प्लस 4 प्लस 2,18,000, 2,52,000। सर इसमें 6,000 का डिफरेंस आ गया है, मैं टोटल चेक करूं, 6,000 प्लस बुक्स 24,000 प्लस कैश एंड बैंक बैलेंस 4,000, बिल्डिंग्स 2 लाख और फर्नीचर 18,000। हाँ 2,52,000। इसका मतलब हमारा आंसर मैच नहीं हुआ, देखना पड़ेगा क्या गलती कर दी। सर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का अमाउंट ठीक है हमने डाल दिया था, बिल्डिंग 2 लाख डाल दी थी, फर्नीचर डाल दी थी, बुक्स डाल दी थी और कैश का बैलेंस हमने डाल दिया। सैलरीज आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, बिल्कुल ठीक है। तो हमने क्या इंफॉर्मेशन छोड़ दी है, ये 5,000 था, ओके ये ठीक है, आउटस्टैंडिंग बिगनिंग ठीक है, 6,000 ये ठीक है, 4,000 ये भी ठीक है, बुक्स का बैलेंस था 20 और हमने परचेस, हो बुक्स परचेज की हैं हमने 10,000 की। ओ माय गॉड, देखें देखें देखें, यस 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 सर आपने मिस्टेक यहां कर रखी है। ये बुक्स जो हमने परचेज की थी ये 10,000 की थी, तो ये 30। इस तरीके से अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गई होगी, अब स्क्रीन पर ऐसा रहता है फिगर पढ़ने में दिक्कत हो जाती है, तो ये इस तरीके से मैच हो जाएगी। थोड़ा सा समय आपको लगने वाला है, प्रैक्टिस कीजिए। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की एक ही जगह पोस्टिंग होती है, ओके। एडिशनल इंफॉर्मेशन जो होती हैं वो 2 जगह पर पोस्टिंग होती है और ये बात पता लगानी आसान नहीं है, ठीक है। चलिए हमने एक क्वेश्चन कर लिया है, बहुत समय लगा है, आगे बढ़ते हैं। अब सर कौन सा क्वेश्चन करेंगे, आइए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। अभी 1-2 क्वेश्चन आप मेरे साथ साथ बनाइएगा, फिर बाद में आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिएगा। पहली बार में आपसे आंसर नहीं मिलेगा, हाँ तो लेकिन अपने मन में जितनी प्रैक्टिस आपने करनी है वो कीजिए, बने ठीक है, नहीं बने प्रैक्टिस करते जाइए, आराम से बनेगा, कंसंट्रेशन रखते हुए चलना है। Following is the summary of cash transactions of Royal Club for the year ended 31st March 2021. आपको रिसिप्ट दी हुई है। अब देखिए रिसिप्ट साइड जो होती है यही साइड होती है जो आपको ज्यादा प्रॉब्लम में डालती है। मेरे साथ साथ सभी बच्चे ध्यान रखेंगे कि जो आपकी रिसिप्ट साइड है उसमें एक आइटम तो है सब्सक्रिप्शन। इसमें आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है, कभी भी इसका आंसर आपका गलत नहीं आएगा, इसकी वजह से आपका आंसर गलत नहीं आना चाहिए, अगर आ रहा है तो प्रैक्टिस कीजिए। दूसरी चीज है एंट्रेंस फी। एंट्रेंस फी एक डिस्प्यूटेड आइटम होती है और हमारी बुक ये कहती है कि हम इसे रेवेन्यू मानेंगे, लेकिन हमारा एक्चुअल कंसेप्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 इसे कैपिटलाइज करने को कहता है। यानी ये डिस्प्यूटेड आइटम है, इसके 2 ट्रीटमेंट हो सकते हैं और कई बार हम ये नहीं जानते कि बुक ने क्या फॉलो किया, तो हमारे आंसर डिफरेंट हो सकते हैं। हमारी बुक फिलहाल इसे रेवेन्यू मानने को कहती है, यानी इसकी वजह से भी हमारे आंसर में डिफरेंसेस नहीं होंगे। उसके बाद आ गई लीगेसी।
लीगेसी के बारे में हम लीगेसी को कैपिटलाइज करते हैं, लेकिन हमारी बुक इसमें भी कई बार रेवेन्यू अप्रोच अडॉप्ट कर लेती है, तो इसलिए हमारे आंसर में डिफरेंस आ सकता है। लाइफ मेंबरशिप फी, इसको हम करते हैं कैपिटलाइज। जिस चीज पे मैं लिखता हूं कैपिटलाइज, उसका मतलब होता है कि वो बैलेंस शीट में जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा। लेकिन हमारी बुक ना जाने क्यों इन आइटम्स को भी डिस्प्यूटेड कर देती है, करती है तो करती रहे। आपने क्या करना है, मेरी बात नोट कर लीजिए। एंट्रेंस फी को हम बुक की बात मानते हुए इनकम में दिखाएंगे, लेकिन लीगेसी और लाइफ मेंबरशिप फी को हम कैपिटलाइज करेंगे जब तक क्वेश्चन अदरवाइज ना कह दे। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 47 को हम लोग करने जा रहे हैं, और आप जो भी सूटेबल नोट्स बनाना चाहें क्वेश्चन करते हुए वो बना लें। तो ये समरी है, और हमें प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट आफ्टर राइटिंग ऑफ 5000 एंड 11,300 ऑन फर्नीचर एंड बुक्स रिस्पेक्टिवली। तो राइट ऑफ करने को कह रहा है, मतलब वो डेप्रिसिएशन लगाने को कह रहा है। डेप्रिसिएशन दो जगह जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक बार डेबिट और एक बार बैलेंस शीट के आइटम में से माइनस हो जाएगा। In the beginning of the year, club possessed books worth rupees 2 lakh, furniture 85,000, subscription in arrears beginning of the year 3,500, end of the year 4,500. 6 month rent of 1,400 per annum was due both in the beginning at the end of the year. तो आपको कौन कौन सी आइटम के पॉइंट मिल रहे हैं? सब्सक्रिप्शन का पॉइंट मिल रहा है, उस पर एक मार्क लगाइए। रेंट का पॉइंट मिला है, रेंट पे मार्क लगाइए। बुक्स के पॉइंट मिला है तो बुक्स पर मार्क लगा दीजिए। जहां पे भी आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दिख रही है, मार्क लगा लीजिए। अब बनाना शुरू करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मैंने क्या कहा था, पेज एक साइड का लेना है। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 21। अभी स्टार्टिंग में ना आपको पता नहीं चलेगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर को कितना स्पेस चाहिए, इसीलिए आप रजिस्टर का एक पूरा पेज ले लीजिएगा, ठीक है। धीरे 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 प्रैक्टिस से आपको अपने आप समझ में आने लगेगा किसको कितना स्पेस देना होता है। फिर हम बनाएंगे बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 21। बैलेंस शीट को लगभग आप आधा पेज देंगे, हालांकि हमारे क्वेश्चन में तो छोटी सी बैलेंस शीट दी हुई है, ज्यादा आइटम नहीं है। और एक आप बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट। (31 मार्च 20 लिखिए या 1 अप्रैल 20 लिखिए, कुछ भी चलेगा। सर क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहां से करेंगे? क्वेश्चन की स्टार्टिंग हम करेंगे पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन को दोबारा पढ़ते हुए। वो कह रहे हैं इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। मेरी बात को ध्यान से सुनो। बिगिनिंग ऑफ द ईयर मतलब वो ओपनिंग बैलेंस शीट की बात कर रहा, तो आप ओपनिंग बैलेंस शीट में आइए। क्लब पोजेस्ड बुक्स ऑफ रुपीज 2 लाख। ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर कोई डेप्रिसिएशन, कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी होती, तो आप यहां पे लिखिए बुक्स 2 लाख। ओके, गलती ना हो जाए इसीलिए हम यहां पर भी मेंशन कर देंगे बुक्स ओपनिंग 2 लाख। अब जिससे बच्चे को पता चले कि एडिशनल इंफॉर्मेशन को मैंने दो जगह पर लिख दिया है। फिर बुक कह रही है फर्नीचर, फर्नीचर 85,000। तो आप 2-3 लाइनें छोड़ने के बाद यहां लिख दीजिए फर्नीचर ओपनिंग 85,000। जो बिगिनिंग में था वो एंड के अंदर भी आ गया। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स बिगिनिंग ऑफ द ईयर 3,500। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग में कितने? 3,500। ओके, अब आप कहेंगे कि सर इसका क्या होगा ट्रीटमेंट, तो मैं लिख देता हूं। अभी मेरे पास सब्सक्रिप्शन की फिगर अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम इसमें
माइनस कर देंगे आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग 3500, सो दैट आपको समझ में आए कि मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन को कैसे दो जगह ट्रीट कर रहा हूं। आप कहेंगे कि सर लास्ट क्वेश्चन में आपने ऐसा नहीं किया था, तो आप ऐसा करके देख लीजिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करने के बाद ना हम कई बार कुछ चीजों को शॉर्टकट तरीके से करने लग जाते हैं। मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन को पूरी दो जगह ट्रीट करते हुए चल रहा हूं। कई बार जब आपको लगता है कि मैंने दो जगह ट्रीट नहीं किया, तो उसकी वजह होती है कि एक मैंने शॉर्टकट लगा दिया जो आपको समझ नहीं आया। फिर वो कह रहे हैं सब्सक्रिप्शन एरियर्स एट द एंड ऑफ द ईयर 4500, तो मैंने यहां लिखा, चलिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, और इधर नहीं, इधर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 4500, आउटस्टैंडिंग एट द एंड 4500। मैंने ओपनिंग बैलेंस शीट में इसे गलत जगह पे लिख दिया, यहां नहीं लिखना था, सॉरी, इसको लिखना था मुझे एसेट साइड पे। देखिए इस तरीके से मिस्टेक्स हो जाती हैं, लेकिन आपने मिस्टेक्स को पकड़ लेना है, वरना आपको आंसर में फिर नहीं मिलेगा तो दिक्कत होगी। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि 6 मंथ रेंट ऑफ 1400 पर मंथ वॉज ड्यू बोथ इन द बिगिनिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि रेंट यहां पर बिगिनिंग में भी आउटस्टैंडिंग था 1400 रुपीज पर मंथ फॉर 6 मंथ, तो ये हो गया 8400, और रेंट यहां पर भी आउटस्टैंडिंग था 1400 फॉर 6 मंथ, और ये मैंने गलती से लिख दिया था। अब इन दोनों का सेकेंडरी ट्रीटमेंट करने के लिए मैं यहां जाऊंगा और यहां पर लिख देता हूं कि जब भी मुझे रेंट मिलेगा मैं उसमें एक बार करूंगा आउटस्टैंडिंग एंड प्लस एक बार करूंगा आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग माइनस 8400, ओके। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है, डेप्रीसिएशन लगाना है। तो मुझसे गलती ना हो जाए तो मैं यहां पर पहले ही डेप्रीसिएशन लिख देता हूं 5000 फर्नीचर पे, और बुक्स पे 11300। इसका सेकंड ट्रीटमेंट करते हैं। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगाना है 5000 और बुक्स पे डेप्रिसिएशन लगाना है 11300, ओके। देखा, मैंने सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन को दो जगह पर प्रोसेस कर दिया। अगर आपने ये रूल फॉलो किया है तो आपका आंसर जरूर मैच करेगा, क्योंकि होता क्या है, हमसे कोई आइटम मिस हो जाती है तो हम आंसर नहीं मिलता। तो पहले मैंने अभी तक क्या किया, एडिशनल इंफॉर्मेशन को पॉसिबली दो जगहों पर लिख लिया है। अब मैं यहां से पढ़ना शुरू करूंगा, एक एक इंफॉर्मेशन को लेता जाऊंगा, ट्रांसफर करता जाऊंगा, यहां जाऊंगा, जैसे यहां जाऊंगा मेरा क्वेश्चन कंप्लीट टोटल करूंगा, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले यहां से ओपनिंग बैलेंस शीट में चलिए, कैश 10,000, बैंक 21,900, एंट्रेंस फीस 25,500। देखिए, एंट्रेंस फी एक ऐसी आइटम है जो डिस्प्यूटेड है। क्यों डिस्प्यूटेड है सर? इसको हम अगर रेवेन्यू मानते हैं तो इनकम में दिखाएंगे, और अगर हम इसे कैपिटलाइज करना चाहते हैं तो हम इसे बैलेंस शीट में लेके जाएंगे, इनकम नहीं दिखाएंगे, तो मेरा आंसर डिफरेंट आ जाएगा। तो यहां पर जो भी डिस्प्यूटेड आइटम है उनके नोट्स आपको बना के रखने हैं। आपको लिखना है कि एंट्रेंस फी डिस्प्यूटेड आइटम है, क्या ट्रीटमेंट करें। डिस्प्यूटेड आइटम का जो ट्रीटमेंट करना हो कर लो, उसके लिए आप नीचे नोट दे दो, ठीक है, ओके। तो मैं नीचे जाऊंगा और नीचे नोट दे देता हूं, नोट एंट्रेंस फी। अब एंट्रेंस फी को रेवेन्यू लूं या कैपिटल लूं? मेरी बुक टीएस ग्रेवाल हमेशा रेवेन्यू ले रही है, तो आपके आंसर मैच नहीं करेंगे, इसलिए मैं लिख देता हूं कि एंट्रेंस फी हैज बीन ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसिप्ट। हमने लिख दिया कि हम इसे रेवेन्यू रिसिप्ट मान रहे हैं। ऑल्दो सम ऑथर्स suggest that entrance fee should be capitalized।
इसका मतलब कुछ ऐसे ऑथर्स हैं, या आगे चल के तो हम यही कहते हैं कि एंट्रेंस फी को कैपिटलाइज कर देना, लेकिन अभी आप एंट्रेंस फी को रेवेन्यू रिसीट मान लो, क्योंकि बुक्स में ऐसा ही दिया हुआ है। तो हमने यहां लिख दिया बाय एंट्रेंस फी, और यहां हमने लिख दिया कि हमने इसके लिए नोट नंबर 1 डाला है, तब ऐसा ट्रीट किया है, ताकि बुक वाला नोट 1 पढ़ के समझ जाए कि हमें पता था डिस्प्यूटेड है तो एक ट्रीटमेंट लेना था, तो मैंने क्या ट्रीटमेंट लिया। सब्सक्रिप्शन 1,60,000, यहां लिखूंगा सब्सक्रिप्शन 1,60,000, तो ये आ गई 1,61,000। लीगेसी, अब लीगेसी को तो भाई मैं कैपिटलाइज करूंगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाऊंगा, कैपिटल फंड, ओपनिंग बैलेंस पता नहीं, ऐड लीगेसी 16,500, इसके लिए मैं लिखूंगा नोट 2। ये था नोट नंबर 1, अब आ गया मेरा नोट नंबर 2, लीगेसी हैज बीन कैपिटलाइज्ड। इसका मतलब यह है बेटे, आपने ध्यान रखना है कि लीगेसी को लेके कोई डिस्प्यूट नहीं है। हर कोई कहता है कि भाई लीगेसी को आपने क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। इसका मतलब मैं इसको कैपिटल फंड में जाके प्लस करने वाला हूं अपनी बैलेंस शीट के अंदर। अगर बुक इसको रेवेन्यू मानना चाहे तो मैं बुक को कहूंगा भाई तेरी हर बात मैं नहीं मान सकता, लीगेसीज मैं तो कैपिटलाइज ही करूंगा। ओके, फिर हो गया लाइफ मेंबरशिप फी 25,000। अब लाइफ मेंबरशिप फी एक ऐसा अमाउंट होता है जो कई सालों का होता है, इसलिए अकाउंटेंट कहते हैं कि आप इसे 1 साल की इनकम मत दिखाइए, इसको भी कैपिटलाइज कर दीजिए। तो हम लाइफ मेंबरशिप फी को भी कैपिटलाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं यहां जाऊंगा और मैं यहां लिखूंगा ऐड लाइफ मेंबरशिप फी 25,000। इस पे भी कोई डिस्प्यूट नहीं है, तो मुझे कोई नोट भी नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी दे देता हूं कि भाई लाइफ मेंबरशिप फी हैज बीन कैपिटलाइज्ड। अब मैं क्यों नोट्स दे रहा हूं, क्योंकि यहां पर ना कुछ ऑथर अजीब अजीब एजम्पशंस लगा के डिस्प्यूटेड कर देते हैं, और इस वजह से हमारा आंसर मिलेगा नहीं। अगर हमारा आंसर नहीं मिलेगा तो आपने अपनी समझदारी का इस्तेमाल करना है। हमेशा ये नहीं भागना कि मैं बुक के पास आंसर मिलाऊं, मुझे क्या पता बुक ने क्या एजम्पशन लगाई है डिस्प्यूटेड आइटम की। इसीलिए आपने रटना नहीं है, आपने समझना है। और उस समझने के बावजूद अगर आपका आंसर बुक के साथ मैच नहीं करे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाए तो आप संतुष्ट हो जाना कि मैंने ठीक किया है। बुक ने जरूर लीगेसी, एंट्रेंस फी या किसी और आइटम पे ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट कर लिया होगा। ओके, सब्सक्रिप्शन फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट, सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट्स। ओके, बाय सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट 5600। फिर लिखा हुआ रेंट 16,800। चलिए यहां जाते हैं और ये आउटर में आएगा 16,800। सर जितना प्लस हुआ उतना माइनस हुआ, तो बाई चांस क्वेश्चन के अंदर फिगर सेम थी, इसलिए मेरा आउटस्टैंडिंग एंड और आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग सेम था, तो मेरा आंसर भी सेम आ गया। सैलरीज टू ऑफिस स्टाफ, सैलरीज 24,500। इलेक्ट्रिसिटी 7,200। ऑनरेरियम, ऑनरेरियम एक नॉर्मल खर्चा होता है। ये आइटम बहुत कम सुनने में आती है, तो बच्चों को लगता है कि सर ये कोई स्पेशल आइटम है। नो, इट इज नॉट अ स्पेशल आइटम। सीधा आप इसको यहां लिखिए। बुक्स हैं 21,300, तो बुक्स मेरी बैलेंस शीट में जाती हैं। एड बुक्स आपने परचेज कर ली 21,300। अब हम परचेज को यहां डाल चुके हैं एक जगह, क्योंकि वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से आ रही है। तो ये हो गई 2,21,000, जिसमें से 11,000 वो चला गया, तो ये आ गई हमारे पास 2,10,000। फिर आ गया ऑफिस एक्सपेंसेस। ओके, ऑफिस एक्सपेंसेस ऑफिस एक्सपेंसेस हमारे पास हैं 45,000। 3% फिक्स्ड डिपॉजिट ऑन 1 अक्टूबर 2020। तो अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएंगे और क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम यहां लिखेंगे 3%
फिक्स्ड डिपॉजिट 80,000. Now working note, calculation of interest outstanding on fixed deposit. जब भी ये आपको इंटरेस्ट रेट के साथ कोई चीज दी जाती है तो वो बन जाती है हमारे लिए इंप्लाइड एडजस्टमेंट. ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे टोटल इंटरेस्ट. टोटल इंटरेस्ट होता है एफडी का अमाउंट इनटू परसेंटेज रेट इनटू में टाइम अपॉन 12, और टाइम हमने लेना होता है नंबर ऑफ मंथ्स में. तो हमारी एफडी का अमाउंट है 80,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3%, और इसको काउंट कीजिए अक्टूबर से लेकर के मार्च तक. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 21, यानी ये 6 मंथ का है. तो बताएं कितना हो गया ये? सर ये आ गया, टोटल हो गया 1200. इस इंटरेस्ट में से अगर कोई इंटरेस्ट आपको क्वेश्चन में रिसीव दिया हुआ है तो वो माइनस कर दो. जो बाकी बच गया वो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग एट द एंड कहलाएगा. सर रिसिप्ट साइड तो हम पहले ही पढ़ चुके थे, यहां पर कहीं भी इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट नहीं है. इसका मतलब इंटरेस्ट हमें रिसीव्ड नहीं हुआ. नो इंफॉर्मेशन ऑन रिसिप्ट एंड पेमेंट. तो यानी कि ये सारा का सारा मेरा क्या बन जाएगा? आउटस्टैंडिंग बन जाएगा. तो सर यहां लिखूंगा इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन एफडी कितना हो गया? 1200. और क्योंकि इसकी दो जगह इंफॉर्मेशन जानी है तो यहां इनकम में लिखूंगा बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट आउटस्टैंडिंग 1200, वर्किंग नोट नंबर 1. यहां लिख दूंगा वर्किंग नोट नंबर 1. फिर उसके बाद क्लोजिंग कैश बैलेंस है, क्लोजिंग बैंक बैलेंस है. ओके, क्लोजिंग कैश बैलेंस है 2000 और क्लोजिंग बैंक बैलेंस है 24,200, और फर्नीचर से रिलेटेड कोई परचेज नहीं है. इसका मतलब फर्नीचर के अंदर ये डेप्रिसिएशन यहां डालूंगा और ये आएगा 80,000. अब देखिए यहां से पढ़ते हुए चला, सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस की, यहां पर आया, सब प्रोसेस कर दिया. इसको मैं 2 जगह प्रोसेस कर चुका हूं, मैंने सब कुछ कंप्लीट कर दिया है. अब वाइंडिंग अप की बात करते हैं. वाइंडिंग अप कैसे करनी होती है? सबसे पहले हम जाते हैं अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट में और ओपनिंग बैलेंस शीट से फाइंड आउट करते हैं कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर. 2 लाख की बुक्स हैं, 85,000 का फर्नीचर है, 3,500 का सब्सक्रिप्शन है, 10,000 का कैश है, 21,900 का बैंक है. ये हो गया 3,20,400. ये हो गया हमारा कैपिटल फंड. जनरली हमारे कैपिटल फंड के अंदर कोई भी डिफरेंस बुक के साथ नहीं आता, और कैपिटल फंड का हम सेकंड ट्रीटमेंट करते हैं, हम इसे क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाके लिख देते हैं. अब यहां पर सर हमें चेक करना पड़ता है कि मेरी कौन सी साइड बिगर आएगी. हो सकता है कि मेरी डेबिट साइड बिगर आ जाए, हो सकता है मेरी क्रेडिट साइड बिगर आ जाए. तो यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है कि एक आइटम की फिगर बहुत बड़ी है, सरप्लस ही आने वाला है. तो 1,61,000, 25,500, 5,600 और 1,200, ये हो गया 193,300. 193,300 माइनस 16,800 माइनस 16,300 माइनस 24,500, 7,200, 43,500 और 45,000. तो ये हमारा सरप्लस आ गया. एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ये आ गया हमारे पास 40,000. ठीक है, अब हम यहां जाएंगे और यहां पर ऐड करेंगे अपना सरप्लस 40,000.
3,12,000 प्लस 16,500 प्लस 25,000 प्लस 40,000, ये हो गया 3,93,500 प्लस 8,400, 4,01,900। एसेट साइड का टोटल करते हैं, 2,10,000 प्लस 80,000 प्लस 4,500 प्लस 2,000 प्लस 24,200 प्लस 80,000 और प्लस 1,200, 4,01,900। ओके, तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन के अंदर मेरा सरप्लस मैच नहीं हो रहा, लेकिन मेरा कैपिटल फंड मैच हो गया और मेरी बैलेंस शीट मैच हो गई। खैर, ये सब इंडिकेटिव होते हैं। अब मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा, उसकी क्या वजह हो सकती है? उसकी वजह हो सकती है कि इनमें से किसी आइटम का बुक ने ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट किया होगा। बुक लिख रही है कि नीचे हिंट में कि हमने लाइफ मेंबरशिप फी को कैपिटलाइज किया है, तो मैंने कहा भाई हम तो हमेशा लाइफ मेंबरशिप फी को कैपिटलाइज करते हैं। हमेशा का मतलब जब तक क्वेश्चन कुछ ना कहे, क्वेश्चन में अगर कुछ मिल जाए तो फिर ये रूल जरूरी नहीं है लगाना है। फिर बुक कहती है हमने लीगेसी को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डाला है। उन्होंने अपना एक कारण बताया, हमने कहा हमें आपका कारण नहीं सुनना, लीगेसी को हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। वो कह रहे हमने इनकम दिखाया, मैंने कहा आप दिखाते रहो, तो मेरा आंसर बुक के साथ अलग हो गया। अब आप कहेंगे कि सर अगर हमारा आंसर बुक से नहीं मिलेगा तो हमें कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? आपको पता होना चाहिए कि एंट्रेंस फी और लीगेसी ये हमारे आंसर में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। प्लस आगे चल के एक और आइटम आएगी, डोनेशन। इनके नोट्स बनाने हैं आपको, क्योंकि इनसे मेरा आंसर डिफरेंट हो सकता है। अब आप कहेंगे कि सर ऐसे में तो सही गलत की बातें हो जाएंगी। हम बहुत जल्दी सही गलत के बारे में सोचने लगते हैं। मत सोचिए, मत सोचिए सही गलत, ठीक है? सही गलत इतनी छोटी चीज नहीं होती कि इतनी जल्दी हमें लग जाता है सही हो गया कि गलत हो गया। अगर आप में नॉलेज आ जाएगी तो आप अपनी टीचर से इस बारे में बात कर सकते हैं कि मैडम इसके बारे में ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट होते हैं, अगर मैंने ऐसा किया, बुक ने ऐसा किया, तो बुक भी सही है और मैं भी सही हूं। सही गलत का फैसला ये थोड़ी ना होगा कि बुक ने क्या आंसर लिखा हुआ है। तो आपने समझना है कौन सी आइटम डिस्प्यूटेड है। अगर डिस्प्यूटेड आइटम में आपने ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट किया है तो आपका ठीक है, नोट दे दिया है, ठीक है। बुक से मैच नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी भी मैं आपको होमवर्क नहीं देने वाला हूं, क्योंकि अभी बहुत इनिशियल स्टेज है, इसमें आपसे मिस्टेक हो सकती है। तो मैं अभी एक क्लास और लूंगा, आपको और प्रैक्टिस करवाऊंगा और फिर आपको होमवर्क दूंगा। सर लेकिन हम फिर भी कुछ क्वेश्चन करना चाहें तो आप इलस्ट्रेशन के साथ कीजिएगा, जिससे आप अपनी गलती को पता लगा सके, ठीक है। मैं होमवर्क नेक्स्ट क्लास के बाद दूंगा। टाटा, बाय बाय, सी यू।